हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, उनको ब्रीफली पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ करने से पहले उसके नाम का मतलब ही पता होना चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और उसी रिएक्शन को अगर हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्परेरी विद नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिनके अंदर क्या है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, उनको हम टेम्परेरी चेंजेस भी कहते हैं और उनको हम सिंपली लैंग्वेज में बोलते हैं दैट इज़ फिजिकल चेंजेस। जैसे हम इसके एग्जांपल की बात करें तो पानी है। पानी को अगर हम फ्रीज में रख देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा। उसी बर्फ़ को हम क्या कर देंगे, वापस अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो पानी बन जाएगी। उसी पानी को हम और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो वेपर बन जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। इसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इन सर्टेन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म in which the reactant or the parent loses its identity to form new substances called product. These changes are permanent changes as we won't get to reactant big. जो केमिकल चेंज है उसके अंदर क्या होता है कि हम जो रिएक्टेंट है उसको हम दोबारा नहीं बना सकते। अगर एक बार रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट बना दिया तो उस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं की जा सकती। इसीलिए इसको हम परमानेंट चेंजेस भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। दैट्स वाई दिस इज़ ए परमानेंट चेंजेस। नेक्स्ट हमारी टर्म्स आती है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच two or more substances react with each other to form new substance with different properties. These are the following changes to determine that the chemical reaction has taken place. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, या अगर हम बात करें जैसे चेंज इन स्टेट, अगर किसी की स्टेट में चेंज हो जाए, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बाहर निकल रही है, चेंजेस इन टेम्परेचर, तो ये कुछ फिनोमेनन हैं जिनके थ्रू हम को पता लग सकता है कि चेंजेस या फिर केमिकल इक्वेशंस हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशंस की, तो ए केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले वेयर इन द रिएक्टेंट एंटाइज आर गिवन on the left hand side and the product entities on the right hand side. इसमें ये क्या कहना चाहता है कि केमिकल इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी रिएक्शन है उनको फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे C+O2 ने मिलकर क्या बना दिया, CO2 बना दिया। कार्बन ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्ट किया तो हमारे पास CO2 की फॉर्मेशन होगी। अब इसी रिएक्शन को हमने सिंबल की फॉर्म में लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। बस हमें इसी चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, तो देखिए, द केमिकल इक्वेशन दैट shows the chemical reaction need to be balanced. A balanced chemical equations occurs when the number of atoms involved in the reactant size is equal
to the number of atoms in the product size। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे इसके अंदर क्या है हमारे पास, लोग हमें बता रखा है जैसे जिंक प्लस H2SO4 ने रिएक्ट कर कर बनाया जिंक सल्फेट प्लस H2O। तो जो एरो से पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के बाद में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इक्वेशन जो बैलेंस करनी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट के अंदर होते हैं उतने कहाँ पर होने चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जिंक कितने हैं, जिंक 1 है, तो रिएक्टेंट के अंदर जितने जिंक है प्रोडक्ट के अंदर भी उतने ही जिंक होने चाहिए, तभी आपकी इक्वेशंस बैलेंस मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी इक्वेशंस बैलेंस नहीं मानी जाएगी। जैसे इस एग्जांपल के अंदर देखो, जिंक ने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो जिंक ने यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई और हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। इसी तरीके से आयरन था, उसने H2O के साथ रिएक्ट किया और Fe3O4 बना दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। तो हम दोनों इक्वेशंस में हम देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन है अगर हम उसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पर जिंक कितने हैं, 1 है, इधर भी जिंक कितना है, 1 है। अब H कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी H कितने हैं, 2 हैं। अब यहाँ पर सल्फ़र कितना है, 1 है, इधर भी सल्फ़र कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इट मीन्स हमारी जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये क्या है, कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। अब हम अगर नीचे वाली इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर आयरन कितने हैं, 3, तो यहाँ आयरन भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो Fe3 है। उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, हाइड्रोजन H2 है, तो इसके अगर 4 लिखा हुआ है तो ये H2 है, जो 2 है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, टोटल 8 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। तो अब इधर की तरफ देख लो, H2 है, H2 के आगे 4 लगा हुआ है तो 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 4 के साथ, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इट मीन्स हमारी इक्वेशन ये भी क्या है, बैलेंस्ड है। अगर हमारी इक्वेशन बैलेंस ना हो तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अब अगर हम आगे चलें तो आगे अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, जिसका क्या है एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी पूछा जाता है। तो जो अगर हम पहले इक्वेशंस की रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो नाम के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना, कंबाइन का मतलब जुड़ना। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें ये क्या कह रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, उसने वाटर के साथ रिएक्शन की और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर देखो 2 रिएक्टेंट हैं हमारे पास, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रेसली with water to produce slaked lime, releasing a large amount of heat. A solution of slaked lime produced by the reaction is used for white washing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium carbonate. देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है CaO, वो क्या करती है, रिएक्ट करती है वाटर के साथ और क्या प्रोड्यूस करती है, स्लेक्ट लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaOH2 की होल ट्वाइस, और रिलीज करती है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट।
तो उसमें क्या होता है, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल्स। ठीक है, जो वॉल्स होती है उनके ऊपर एज ए वाइट, ठीक है, वॉश उसको साफ करने के लिए भी काम आती है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है वो क्या है, बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या है, एक पतली सी परत बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की, किसके ऊपर, दीवार के ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग्स एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की मतलब क्या है, थिन लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो क्या करती है, वॉल्स को शाइनी सरफेस देती है। तो अगर हम इसकी बात करें इक्वेशंस की, तो इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं, उसने CO2 के साथ जब रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई। और यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जो दीवार है उसको क्या करता है, शाइनिंग देने का काम करता है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, ये भी एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 ने O2 के साथ रिएक्ट किया, वाटर बन गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगी। ये हमें यहाँ पे इतना याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी रिएक्शंस की, तो वो आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो नाम के अंदर ही है एक्सो, एक्सो का मीन क्या होता है, एग्जिट, बाहर की तरफ। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, लाइब्रेट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो, an exothermic process releases heat and cause the temperature of the immediate surrounding to rise. The rice, potatoes and bread we eat contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. These glucose combine with oxygen in the cell of our body and provide energy. The special name of the reaction is respiration is an exothermic reaction. जो क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर, और वही ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमारी जो सेल्स है उनको एनर्जी प्रोवाइड का काम करता है, और क्या है, साथ में हीट रिलीज करता है। तो इसकी इक्वेशंस की बात करें तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर और साथ में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मीन होता है इनसाइड और थर्मिक का मीन होता है क्या, हीट। वो वाली रिएक्शन जिसमें क्या है, हीट एब्जॉर्ब होती है। सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट एंड कूल्स द सराउंडिंग। अब जब कोई भी जो सब्सटेंस है वो अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी सराउंडिंग के अंदर क्या होगा, कूलिंग फील होगी। एग्जाम्पल इसकी बात करें तो मेल्टिंग आइस क्यूब्स। नेक्स्ट अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो आती है हमारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको हम डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। डीकॉम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन हो जाना दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर। कॉम्बिनेशन के अंदर कंबाइन हो रहा था, डीकॉम्पोजिशन के अंदर डिवाइड हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है। When single reactant breaks down to give simpler products, this is a decomposition reaction। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर दिया गया है क्या, फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4। जब इसको हमने हीट दी तो ये क्या हो गया, Fe2O3 जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और SO2 और SO3 के अंदर क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इसी तरीके से हमारे पास लेड नाइट्रेट था, उसको जब हमने हीट प्रोवाइड की तो वो लेड ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, NO2 के अंदर और ऑक्सीजन के रूप में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है सनलाइट के अंदर। दिस इज ड्यू टू द डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय
लाइट। मतलब सनलाइट के अंदर क्या होता है, कलर क्या होता है, वाइट से ग्रे के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे देखो हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट दी तो सिल्वर के अंदर और क्लोरीन अलग होगी। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड है, सनलाइट दी, सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग अलग हो गया। ठीक है। द अबोव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये क्या है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शंस है जो क्या है एज ए फोटोग्राफी यूज़ की जाती है। तो उसके अंदर क्या है, हम ये दोनों जो रिएक्शंस है उनका एग्जाम्पल हम आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम से पता चला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक्स पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो इस रिएक्शन में ये क्या कह रहा है कि इस डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, जो भी मेटल है या जो भी एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, आयरन है। आयरन जब क्या है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो इस कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा, आयरन, और फॉर्मेशन हो जाएगी आयरन सल्फेट की, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा, क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पर क्या किया, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। इसी तरीके से नीचे वाली रिएक्शंस है, इसके अंदर क्या है, जो लेड था इसने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, और फॉर्मेशन किसकी होगी यहाँ पर, लेड क्लोराइड की। तो जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस यहाँ से कर देगा। तो ये थी हमारी रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है, देखो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ए डबल रिप्लेसमेंट और मेटाथेसिस रिएक्शंस। इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड द पॉजिटिव आयन means cation and the negative ion means anion of the two reactant switch places forming two new compound or product। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, आयंस की डिस्प्लेसमेंट होती है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या है, हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या किया, जो उसने सोडियम सल्फेट ने रिएक्ट किया किसके साथ है, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो इसने क्या किया, जो बेरियम है, जो बेरियम का पॉजिटिव आयन है वो किसके साथ जाके जुड़ गया, सल्फेट के नेगेटिव आयन के साथ, और जो सोडियम का पॉजिटिव आयन है वो किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के नेगेटिव आयन के साथ। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे जो आयंस थे उन्होंने अपने आप की पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। जैसे यहाँ पर सोडियम के साथ क्या था, सल्फेट था, बेरियम के साथ क्लोरीन था। तो यहाँ पर क्या है, बेरियम के साथ सल्फेट आ गया और सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो इस प्रकार बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स, देखो रिडोक्स रिएक्शन समझने से पहले अगर हम दो रिएक्शन को समझ लें, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन वो वाली रिएक्शन जिसके अंदर क्या करें हम, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना। मतलब जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन तो ऐड होती है और हाइड्रोजन निकलती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगी और ऐड कौन सी होगी, हाइड्रोजन। और वो वाली रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, मतलब दोनों रिएक्शंस होती है साइमल्टेनियसली एक साथ, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिडोक्स रिएक्शन। एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन that involves a transfer of electrons between two species. An oxidation reduction reaction is any chemical reaction in which the oxidation number of a molecule, atom or ion changes by gaining or losing an electron। तो वो वाली रिएक्शन जिसके अंदर क्या है,
ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इसने रिएक्ट की किसके साथ, H2 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, जबकि प्रोडक्ट के अंदर हम देखेंगे कि कॉपर के साथ, जो रिएक्टेंट के अंदर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन गायब हो चुका है। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो चुका है, रिमूवल, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन क्या था, अकेला था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब क्या है, दो छोटी छोटी टर्म्स आती है हमारे पास, एक आती है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो देखो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। वो चीज़ होती है जो क्या करेगा, ऑक्सीजन तो देगा और गेन करेगा हाइड्रोजन। या इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर। खुद तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, और दूसरा जो सब्सटेंस है उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी तरीके से क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये उसका उल्टा हो जाएगा, इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन। या फिर क्या हो जाएगा, इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर्स। बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास टर्म्स आती है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज़ कोरोजन, इस पे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनने के भी चांसेस रहते हैं। सो हम देखो इसको समझते हैं क्या होता है कोरोजन। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एक्स्ट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। देखो इसको अगर हम सिंपली लैंग्वेज में समझें तो वो प्रोसेस जो धीरे धीरे होगी, स्लो होगी, कि जो मेटल्स हैं उनके ऊपर क्या होगी, कोई ना कोई लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। किसके कारण, या तो वो रिएक्ट कर लेगी ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ या एसिड के साथ, और उनके ऊपर क्या है, एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रस्टिंग की। तो क्या है, आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंसेस कॉल्ड रस्ट। कोई भी आयरन की चीज़ है उसको अगर हम बाहर खुले में छोड़ देंगे तो वो आयरन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा बाहर की ऑक्सीजन के साथ, और जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है उसके साथ, और उस आयरन के ऊपर एक रेड कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं रस्ट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है, उसकी हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, कैसे होती है, कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अगर हम हमारे खाना हैं उसको अगर हम खुले में छोड़ दें काफ़ी टाइम के लिए, तो वो क्या है, उसके अंदर फैट और ऑयल होता है खाने के अंदर, वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और ऑक्सीडेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और वही ऑक्सीडेशन क्या करेगी, उस खाने की ओडर को, स्मेल को बिल्कुल ख़राब कर देगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। इट इज़ कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो खाना होता है उसके अंदर ऑयल्स होता है, फैट होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन की फॉर्मेशन कर देता है। It can be prevented by using various methods such as by adding antioxidant to the food material, storing food in airtight container and by flushing out air with nitrogen। इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम, या तो हम उसके अंदर कोई एंटीऑक्सीडेंट डाल दें, एंटीऑक्सीडेंट लाइक हम सोडियम क्लोराइड डाल सकते हैं उसके अंदर, या फिर जो हमारा फूड है उसको हम खुले में ना छोड़कर बिल्कुल टाइट कंटेनर के अंदर रखें, या फिर फ्रीज़ के अंदर रखें जहाँ पर ऑक्सीजन ना पहुँच पाए, या फिर क्या है, ऐसे कंटेनर में रखें जिसके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को नहीं
होने देगा। तो ये हमारा क्या था, इस चैप्टर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने इसके अंदर पढ़ी है। केमिकल इक्वेशन के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, कौन कौन सी होती है, कम्बिनेशन होती है, डिसोसिएशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास टर्म्स रही है। देन हमने कोरोजन के बारे में पढ़ा है, रस्टिंग के बारे में पढ़ा है, रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारा क्या था, चैप्टर था जिसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी MCQ बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। अगर आप किसी का भी कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।